नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि प्रबंधन एवं फसलें, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड क्रॉप्स। कृषि प्रबंधन फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल, मक्का की फसल आदि। फसल के प्रकार। ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। ऋतु अर्थात बोए जाने के समय के आधार पर। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल यह अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती हैं, अर्थात सर्दी में बोई जाती हैं। तो ध्यान में ऐसे रखना है आपको, रबी अर्थात सर्दी में बोई जाने वाली फसल, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। खरीफ की फसल यह जून से सितंबर के मध्य की फसल होती हैं, जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। खरीफ मतलब बरसात में बोई जाने वाली फसल। जायद की फसल यह मार्च से जून के मध्य की फसल होती हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। अर्थात गर्मी के मौसम में बोई जाती है और बरसात से पहले काट ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त सारणी में जो दिए हुए हैं, उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। उपयोग, जो फसल जिस उपयोग में आती हैं उसके आधार पर समान गुणों वाली फसलें अनाजी, गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। इसका उपयोग रोटी व दलिया में होता है। दलहनी, अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द, इनका उपयोग दाल में होता है। तिलहनी, मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, इनका उपयोग तेल में होता है। मसाले वाली फसलें मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी आदि, इनका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। फल या सब्जी वाली फसलें जैसे आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा, इनका उपयोग फलों के रूप में और खाने में सब्जियों के रूप में होता है। इसके अलावा अन्य फसलें औषधि एवं चारा होती हैं, जिनका उपयोग औषधियों व चारे के रूप में किया जाता है। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी की जाती है। खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडियों में बेचने तक के लिए ले जाने तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फसल उत्पादन कहा जाता है। खेती करने के चरण अर्थात कृषि पद्धतियाँ। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, जो हल के द्वारा या कल्टीवेटर से तैयार की जाती है। दूसरा काम होता है बुआई करना, जो सीड ड्रिल मशीन के द्वारा बीजों को भूमि में डाला जाता है। खाद एवं उर्वरक देना, इससे फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। NPK अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद कृषि फसलों में दिया जाता है। चौथा कार्य है सिंचाई करना। सिंचाई आजकल आधुनिक पद्धतियों द्वारा की जाती है, जिसमें ड्रिप सिस्टम और फव्वारा सिस्टम प्रमुख है। पांचवा काम होता है कीटों से और जानवरों से फसल की सुरक्षा करना। इसके लिए खेत में एक आकृति बनाई जाती है, जिसे बीजुका कहते हैं। कीटों से सुरक्षा के लिए इंसेक्टिसाइड्स अर्थात कीटनाशक छिड़के जाते हैं। फसल के साथ अनावश्यक पौधे, घास फूस आदि उगाती हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। इसको नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई की जाती हैं। और इसके अतिरिक्त 2,4-D नामक खरपतवारनाशी का उपयोग भी किया जाता है। छठा काम होता है फसल काटना। फसल काटने के लिए
मजदूरों से या व्यक्तियों के द्वारा भी काटा जा सकता है, मशीन से काटा जाता है। एक मशीन ऐसी होती है जो फसल को काटती भी हैं और थ्रेशिंग का काम भी करती हैं, उसे कंबाइन कहते हैं। इसके बाद आता है अनाज का भंडारण करना। जो जितना अनाज किसान को आवश्यक होता है वह अपने घर पर रख लेता है, इसके अतिरिक्त अपनी फसल के उत्पादन को मंडियों में बेचता है और मंडियों में उनके भंडारण करने के लिए बड़े बड़े गृह बनाए जाते हैं, उन्हें साइलो कहा जाता है। और सब्जियां आदि को सुरक्षित रखने के लिए शीत गृह बनाए जाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट कर मिट्टी को पोला बनाना, इसे ही जुताई कहा जाता है। ये हल या कल्टीवेटर से की जाती है। मिट्टी की उर्वरा क्षमता अर्थात उत्पादन क्षमता, उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक अथवा जैविक खाद मिट्टी में डाला जाता है। खाद प्राकृतिक एवं जैविक है, परंतु उर्वरक कृत्रिम है। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती हैं, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद आदि, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, डीएपी। साथियों, खाद उर्वरक से बेहतर हैं। प्राकृतिक खाद में ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है तथा यह मृदा अर्थात मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है, जबकि उर्वरक जो पैकेट में आता है इसमें ह्यूमस का अभाव होता है, अतः जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। प्रश्न आए कि जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा क्यों करना चाहिए, तो इसका आंसर है कि जैविक खाद में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, अतः जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। कृषि उपज को बढ़ाने के लिए फसल में निश्चित समय अंतराल में पानी पिलाना आवश्यक है, इसे सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई के साधन को दो भागों में बांट सकते हैं, पारंपरिक साधन एवं आधुनिक साधन। पारंपरिक साधन जो पुराने समय से काम में लिए जाते हैं, जैसे चड़स, डेगली आदि। आधुनिक साधन है नलकूप हैं, सबमर्सिबल के द्वारा पिलाई करना है। सिंचाई की आधुनिक विधियां मेथड छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र अर्थात फव्वारा सिस्टम, ये असमतल भूमि के लिए उपयोगी हैं। ड्रिप तंत्र बूंद बूंद सिंचाई जो जड़ों में होती हैं, ये समतल भूमि के लिए उपयोगी हैं। मित्रों, जैसा कि पहले मैंने बताया खरपतवार क्या है, ये प्रश्न भी बहुत सी बार आता है। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते, उन्हें खरपतवार कहते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो पौधे तक प्रकाश भी नहीं पहुंचने देते, तो जो फसल का पौधा होता है वह कमजोर रह जाता है। इनको निराई गुड़ाई के द्वारा हटाया जा सकता है और एक खरपतवार नाशी बहुत प्रसिद्ध है 2,4-D, उसके द्वारा भी खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। अनाज का भंडारण करना। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, जिन्हें साइलो कहा जाता है। सब्जियां जैसे आलू, अरबी, इनके सुरक्षित रख रखाव के कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। स्वस्थ बीज व अस्वस्थ बीज की पहचान करने के लिए उन्हें पानी में तैराकर देखा जा सकता है। स्वस्थ बीज वजन में भारी एवं अस्वस्थ बीज वजन में हल्के होते हैं। इस प्रकार से हम स्वस्थ और अस्वस्थ बीजों की सामान्य पहचान कर सकते हैं। लगातार एक ही फसल बोने से मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है, इसलिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। जैसा कि आपको पता चल गया है, ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। फसल की कटाई के बाद इसकी नमी दूर करने के लिए कुछ दिन इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य थ्रेशर मशीन से तथा कंबाइन मशीन के द्वारा भी किया जाता है। कंबाइन मशीन थ्रेशर व फसल काटने दोनों का काम करती हैं, इसीलिए इसका नाम कंबाइन मशीन रखा गया है।
दोस्तों आइए बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ। ये अनुवांशिकी विशेषज्ञ भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में बोए गए। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था। एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।